हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम पेज नंबर 8 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जूम मैं कर लेता हूँ और ये हो गया। ये क्वेश्चन है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। किस घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है। क्वेश्चन है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो लोटनी घर्षण का। ठीक है, क्या है आंसर होगा? तो लोटनी घर्षण का। ठीक है, ये है आपका आंसर। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। किस घर्षण का मान कम होता है सबसे, तो लोटनी घर्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो ये विराम का जड़त्व। ठीक है, तो ये अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्वारोही का मतलब होता है जो घोड़े पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मान लो घोड़ा जो है चलना प्रारंभ किया, स्पीड सडनली चलना प्रारंभ किया और उस घोड़े पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो क्या होगा? उसकी गिरने की आशंका का, वो गिर सकता है। तो उसकी गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो ये विराम का जड़त्व होता है। ठीक है, विराम का जड़त्व होता है। और ये पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि इसका एक क्वेश्चन था, ये था न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, ये भी याद रखना, विराम का जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का जो नियम है न्यूटन का प्रथम नियम है। आगे करते हैं क्वेश्चन आगे कि जल का पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या। जल का पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है। तो क्या होगा आंसर? आंसर है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। लोहे के भार से कम होना। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। तो ये होता है इसका आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। अगला है क्वेश्चन क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दांतों के डॉक्टर के पास होता है, उसकी परीक्षण करने के लिए दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करता है, तो कौन सा दर्पण से। तो ये दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, इतना सिंपल याद रखना कि दांतों के लिए ना जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण होता है। याद रखना, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या? मिश्रण। ठीक है, वायु भी मिश्रण है और पीतल क्या है? मिश्र धातु है। याद रखना है। ठीक है, वायु क्या है? वायु जो है वो मिश्रण है और पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। वायु क्या है? मिश्रण है। मिश्रण इसलिए है कि पीतल में भी 2 से 3 धातु मिले होते हैं। मिश्रण है कि मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण, इसमें भी कई सारे गैस मिले होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। पीतल क्या है? मिश्र धातु और वायु क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। मतलब आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दृष्टि पटल कहलाता है। इसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। क्वेश्चन ये कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है क्या? आँख के अंदर वाला पीछे का पृष्ठ, ठीक है, क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, यानी दृष्टि पटल कहलाता है। रेटिना को क्या कहते हैं हम? तो दृष्टि पटल कहते हैं। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है क्या? कहलाता है दृष्टि पटल कहलाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है क्या? कहलाता है तो दृष्टि पटल कहलाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पहाड़ों पर, यानी पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या होता है? उबलने लगता है। क्वेश्चन ये पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर जो पानी है वो उबलने लग जाता है। याद रखना है क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। अगला है बॉयल के नियम। क्वेश्चन ये कि बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। ठीक है, तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम जो लागू होता है किस स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू किया होता है? तो नियत तापमान पर। क्या होता है? नियत तापमान पर। बॉयल
का जो नियम है, बॉयल नियम, ठीक है, एक बार इसे कि बॉयल जो नियम है वो किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर, ठीक है, नियत तापमान, याद रखना नियत तापमान। अगला है क्वेश्चन कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, यानी द्रव जो हमारा ना द्रव जैसे कोई बूंद है, पानी का बूंद, ठीक है, उसकी आकृति गोलाकार क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी की बूंद जो होता है या कोई भी द्रव जो उसकी जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है, ये याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट, क्वेश्चन ये कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, सही बात, ठीक है, एक लिफ्ट में, किसी लिफ्ट में आप गए होंगे, सफ़र किए होंगे, जैसे कि मान लो ऊपर चढ़ना और किसी बिल्डिंग में, ठीक है, लिफ्ट से हम लोग जाते हैं, तो किसी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, वास्तविक भार से क्या होता है, कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तब नीचे की ओर, ठीक है, कब कम होता है, ठीक है, वास्तविक भार से कब कम होता है, जब नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, हमारा वजन कम हो जाता है, ठीक है, वास्तविक भार से कम हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो वजन हो जितना होता है उससे कम हो जाता है, ठीक है, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, किधर जा रही हो, तो नीचे की ओर जा रही हो, ध्यान से समझना है, ठीक है। ऐसे भी आप जब लिफ्ट में जाएंगे, जब नीचे की ओर जा रहे हो तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बस समझना है। अगला एक बार फिर से क्वेश्चन कि एक जब लिफ्ट में हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा भार क्या हो जाता है, तो हमारा भार जो है जो रियल जो भार होता है, हमारा वास्तविक भार होता है उससे कम हो जाता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का वहन करता है, इलेक्ट्रॉन का वहन करता है, कौन करता है, एक यूनिट ऋणावेश। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन वहन करता है, कौन, एक यूनिट ऋणावेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है कौन, एक यूनिट ऋणावेश करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है कौन, तो एक यूनिट ऋणावेश करता है। चलो ये हो गया हमारा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, किसके कारण, तो होता है ये परावर्तन के कारण। क्वेश्चन ये है कि सूखा बालू जो है चमकीला नजर आता है, ठीक है, जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। याद रखना कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है, तो परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। चमकीला बालू जो होता है, सॉरी, सूखा बालू जो होता है वो चमकीला नजर आता है, लेकिन वही उस पर अगर पानी हम डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, धुतिहीन हो जाता है, यानी परावर्तन के कारण हमें चमकीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉट का उपयोग क्या होता है, तो नॉट का उपयोग जलयानों की गति मापने के लिए होता है। नॉट का उपयोग जो होता है किसके लिए होता है, जलयानों की गति मापने के लिए होता है। याद रखना है कि नॉट का उपयोग किस लिए होता है, तो जलयानों की गति नापने के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कि नॉट का, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, कि नॉट का उपयोग किस लिए होता है, तो जलयानों का गति मापने के लिए होता है, ये हमारा आंसर है। अगला है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है, गामा किरणें। हानिकारक है विकिरण, ठीक है, कौन सा, गामा किरणें जो है मनुष्य के लिए हानिकारक है। गामा किरणें जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कारण विकिरण कौन सा है, तो गामा किरणें है। ध्यान रखना है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है वो कौन है, तो गामा किरणें है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। प्रतिरक्षक तंत्र को क्या कर देता है, चालू कर देता है, कौन, एंटीजन। एंटीजन एक पदार्थ है क्या करता है, जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीरक्षण क्या करता है, सॉरी, एंटीजन क्या करता है, तो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन क्या करता है, तो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर। याद रखना क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, तो संवेग होता है। किसका, संवेग होता है। ध्यान रखना, आंसर क्या है, संवेग। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, तो होता है संवेग का। अगला है
पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग। पृथ्वी की भ्रमण गति 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट, 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, याद रखना इक्वेशन क्या है हमारा, 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी की भ्रमण 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 और परिक्रमण, सॉरी दोनों एक ही होता है। एक होता है घूर्णन गति, एक होता है भ्रमण गति, जिसको हम लोग परिक्रमण गति भी कहते हैं। जैसे मान लो ये सूर्य है, तो ये इधर चारों ओर घूम रही पृथ्वी जो है, ठीक है, तो ये जो है ना घूम रही, इसी को हम लोग भ्रमण गति बोलते हैं। तो ये जो गति कर रही है वो कितना किलोमीटर प्रति मिनट से, तो 26 किलोमीटर प्रति मिनट, 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से जो है वो पृथ्वी जो है भ्रमण कर रही है। तो क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट याद रखना है। ठीक है, अगला दूसरे हम लोग कॉलम पे चलते हैं। पहला कॉलम कवर हो गया हमारा। दूसरे कॉलम से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेलों को जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। क्या होता है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है, ये हमारा ये हमारा जो था ये क्वेश्चन हमारा, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ये है आपका आंसर। टेस्ला जो होता है वो किसका मात्रक होता है? ठीक है, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है। याद रखना है ये कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उसकी अवधि बढ़ती है, उसका समय जो होता है बढ़ जाता है। वो घड़ी पीछे हो जाती है। वो घड़ी क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। क्या हो जाती है? वो पीछे हो जाती है। याद रखना है, जब घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाया जाता हो वह घड़ी क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी, और अवधि जो होगा उसका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ जाती है और घड़ी पीछे हो जाती है। ये याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत। रॉकेट के कार्य का रेखीय संवेग का संरक्षण। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रेखीय संवेग का संरक्षण है। रॉकेट का कार्य का सिद्धांत क्या है? रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण है। रेखीय संवेग के संरक्षण, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, रेखीय संवेग के संरक्षण रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। एक बार बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 5 पास्कल। ठीक है, 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, एक बार बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है कि एक बार बराबर कितना होता है? तो 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर क्या होता है? तो 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। फिनोल का जिंक, क्वेश्चन हमारा ये है कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है क्या? बेंजीन प्राप्त होता है। याद रखना है, बेंजीन प्राप्त होता है। यह हमारा आंसर होगा कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है क्या? बेंजीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
ये हमारा पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए होता है? तो उच्च ताप, ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो पायरोमीटर का जो उपयोग है वो उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए। चलो अगला है, ये फिर से आ गया, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या होती है? दुगनी हो जाती है। ठीक है, समय अवधि क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ठीक है, और वो जो है ना, समय बढ़ता है तो क्या होगा? घड़ी पीछे होगी। ठीक है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और घड़ी पीछे हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन, पहले भी हो चुका है, पिछले वीडियो में भी था, ये पिछले पेज में भी था। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या हो जाती है? दुगनी। ठीक है, समय अवधि क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। याद रखना ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? एक दिशा में। डायोड से जो धारा है वो कितने दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। याद रखना है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। याद है, एक क्वेश्चन है कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। सबसे कठोर तत्व जो है क्या है? सबसे कठोर पदार्थ जो है वो पृथ्वी पर जो है वो क्या है? हीरा है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर तत्व क्या है? हीरा। और सबसे कठोर धातु जो होता है वो क्या हो जाता है? प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम, याद रखना है आपको, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु तत्व अगर पूछा जाए तो प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कठोर तत्व पूछा जाएगा तो वो हीरा हो जाएगा। याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर जो होता है वो किस में होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, कार्बोरेटर के बारे में हम सब जानते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है। कितना प्रयोग किया जाता है? एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का जो प्रयोग किया जाता है वो कितना किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तक का किया जाता है। याद रखना है क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस तक। एक पायरोमीटर, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का जो प्रयोग किया जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। ठीक है, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का जो प्रयोग किया जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन क्या था कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस तक? तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, पायरोमीटर का क्वेश्चन था। रेडिएशन, द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करते हैं। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करते हैं वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। क्या आंसर क्या होगा? वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। क्वेश्चन ये कि द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? तो वस्तु के आयतन, पहला है वस्तु के आयतन पर और दूसरा है द्रव के घनत्व पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करते हैं। उत्प्लावन बल निर्भर करते हैं तो किस पर? तो वस्तु के आयतन पर और द्रव के घनत्व पर, ये दोनों चीज़ों पर। याद रखना है ये क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ लो, द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो किस पर करता है? तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर करता है। अगला है कि किसके प्रयोग से, ये क्वेश्चन ये किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? भट्टी, अरे देखो फिर आ गया, ताप मापने का जो है वो पायरोमीटर होता है। ताप मापने वाला क्या होता है? पायरोमीटर होता है। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के प्रयोग से। ठीक है, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर। ये क्वेश्चन इतना बार आया है कि ये तो याद होना है ऐसे भी। अगला क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो स्थिति, ये है आपका आंसर। ठीक है, चाबी भरी घड़ी में
कौन सी ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में? कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया? डब्ल्यू वॉटसन। ठीक है, डब्ल्यू वॉटसन। क्वेश्चन ये कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? तो डब्ल्यू वॉटसन। ठीक है, डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा जो क्या कहा गया? आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया। याद रखना क्वेश्चन क्या है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है? तो किसके द्वारा? तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा क्या आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा गया? जेनेटिक्स कहा गया या आनुवांशिकी कहा गया? ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको याद रखना आनुवांशिकी जो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया किसके द्वारा? तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। ठीक है, ये हमारा आंसर था इसका। ठीक, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%। ठीक है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो 71% है। याद रखना 71%। सूर्य में जो है हाइड्रोजन है वो कितना परसेंट है? तो 71% है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता है वो कितनी है? तो 71% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो कितना परसेंट है? तो 71% है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया डन। अब आते हैं तीसरे कॉलम पे और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए आप लोग इसको देखते रहिए, याद करते जाइए। क्वेश्चन हमारा ये है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की, ये क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो होता है कैसा हो जाता है? वो दुगना हो जाता है। ठीक है, संवेग क्या हो जाता है? उसका दुगना हो जाता है। पिंड की गति दुगनी होती है तो संवेग भी क्या हो जाता है? दुगनी हो जाती है। पिंड की गति जब दुगनी होती है तो संवेग भी क्या हो जाता है? दुगना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। यानी गति दुगनी हुई तो संवेग भी क्या हो गया? दुगना हो गया। ठीक है, जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो संवेग भी दुगना हो जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से। ठीक है, ओजोन अपक्षय से। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल संलेख जो है ओजोन अपक्षय से संबंधित है। ओजोन अपक्षय से संबंधित है प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अपक्षय से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? तो ओजोन अपक्षय से संबंधित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से। ठीक है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत जो है, ठीक है, जैसे हमारे भोजन में जो सबसे लोहा जो हमें ज़्यादा मिलता है वो कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा हमें हरी सब्जी से। ठीक है, किससे मिलना है हमको? ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे अधिक लोहा जो प्राप्त करने का स्रोत है जब हम भोजन करते हैं तो किससे? तो हमें जो लोहा मिलेगा वो किससे मिलेगा? तो हरी सब्जी से मिलेगा। ठीक है, याद रखना कि सबसे अधिक लोहा जो प्राप्त होगा हमें वो किससे हो जाएगा? मिल जाएगा हमें तो हरी सब्जी से मिल जाएगा। नहीं तो हमें क्या होगा कि आयरन की कमी हो जाएगी और आयरन की गोली खानी पड़ेगी। जब आप उस गोली को फोड़ के देखेंगे तो उसमें भी आपको लोहा ही मिलेगा, छोटा छोटा लोहे के दाने। ठीक है, तो सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है? तो हरी सब्जी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है? तो पानी। निर्जलीकरण है ना, यानी जल का कमी। याद रखना क्वेश्चन कि जल का कमी समानता। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है? क्षय मतलब खत्म होना है ना, क्षय मतलब क्या होना? नुकसान होना। ठीक है, तो पानी। पानी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पानी। तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है? तो पानी का क्षय होता है। ठीक है, पानी का कमी होता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का समानता क्षय होता है? तो पानी होता है। ठीक है, निर्जलीकरण का मतलब भी समझ लेना है कि जल की कमी होना। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। रेडियो तरंग की गति जो है
ज़्यादा होती है। रेडियो तरंग की गति जो है ज़्यादा, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछा कि प्रकाश की गति ज़्यादा होती है या रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है, तो प्रकाश की गति की तुलना में जो है रेडियो तरंग की गति जो होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रखना रेडियो तरंग की, प्रकाश की गति की ज़्यादा कि रेडियो तरंग की गति ज़्यादा, तो आपको याद रखना रेडियो तरंग की गति ज़्यादा। ठीक है, रेडियो तरंग की गति कितनी होती है, ज़्यादा होती है, किससे, प्रकाश से। ठीक है, प्रकाश की गति से ज़्यादा रेडियो तरंग की गति होती है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बताओ कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है, तो ज़्यादा होती है, यानी प्रकाश की गति कम और रेडियो तरंग की गति ज़्यादा। चलो आगे क्वेश्चन, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, उच्च कैलोरीफिक मान जो होता है वो किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। उच्च कैलोरीफिक मान जो होता है वो किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन क्या है अपना, कि किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, चलो ये कि 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट बराबर होता है आपका 1024 बाइट्स। ठीक है, ये तो ईजी है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप लोग सभी जानते हैं। 1 किलो यानी 1 KB बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, और 1 MB बराबर कितना किलो बाइट होता है, तो 1 MB बराबर होता है 1024 किलो बाइट। ठीक है, बहुत सारे है, इसमें याद करना होगा सब जो कंप्यूटर डेटा का यूनिट्स होता है। 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, याद रखना। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ठीक है, पृथ्वी पर जो है औसत तापमान अगर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ठीक है, पृथ्वी पर जब औसत तापमान बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम, ग्रीन हाउस प्रभाव का जो परिणाम है वो क्या है, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। याद रखना, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। अगला कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, सदैव अपरिवर्तित रहता है। हमेशा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। याद रखना क्वेश्चन क्या है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है सदैव अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या रहेगा, वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका आंसर है। ठीक है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित है। सिंपल है, समझने की बात है बस ये। ठीक है, आगे है CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, यानी फ्रिज जो होता है ना आपका, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यानी CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या करता है, ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। याद रखना, ओजोन स्तर को प्रभावित करने वाला जो गैस है वो क्या है, CFC है। ठीक है, और ये जो कहाँ पाया जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर में पाया जाएगा। तो ठीक है, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज। आपके पास जो फ्रिज है ना, जिसमें हम लोग खाना रखते हैं, पानी रखते हैं, जो ठंडा करते हैं, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर कहते हैं, फ्रिज कहते हैं। ठीक है, उसमें जो गैस होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो किसको प्रभावित करता है, तो ओजोन परत को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला जो गैस है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो कहाँ पाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में पाया जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर में। और किसको प्रभावित करेगा, तो ओजोन परत को प्रभावित करता है ये। तो क्वेश्चन एक बार फिर से है, ठीक है, कि CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। CFC क्या है, देखो ये आगे क्वेश्चन आ ही गया। CFC क्या है, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, तो ओजोन स्तर को। और कहाँ पाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में पाया जाता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया दोनों। CFC याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है, ओजोन परत को प्रभावित करता है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, मानव किडनी स्टोन में जो होता है, आपको याद रखना है, किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट।
कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक जो होते हैं, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक जो होते हैं वो कौन होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं, कौन से होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। ठीक है, याद रखना ये किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। अगला है हमारा, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो हो जाएगा ये नीला, हरा और लाल। ठीक है, इसको याद रखना है, इसे RGB क्या याद रखना है? RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो RGB के संयोग से। किसके संयोग से? RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू यानी लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, याद रखना है, लाल, हरा और नीला। ठीक है, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो लाल, हरा और नीला, ये सभी में। ठीक है, चलो आगे, लाल, हरा और नीला याद हो गया। रंगीन टीवी में जो चित्र बनता है किसके संयोग से? किस कलर के संयोग से? तो RGB के संयोग से। अगला क्वेश्चन है कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? तो आकार क्या हो जाता है? उसका बढ़ जाता है। तालाब का जो बुलबुला है, ठीक है, वो जब ऊपर आता है, ठीक है, सतह पर, तो क्या हो जाता है? उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन है कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? तो उसका आकार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब तालाब का बुलबुला जो है वो ऊपर आएगा, सतह पर आएगा तो क्या होगा? तो उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषण क्या है? तो शोरगुल यानी हल्ला चिल्ला करेगा तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण है। जैसे मान लो गाड़ी का जो हॉर्न आवाज़ करता है वो, और बहुत सारी जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो वो क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन है? तो शोरगुल मतलब हल्ला चिल्ला। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पानी का क्वथनांक जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा भोजन उसमें जल्दी से पकेगा। ठीक है, तो प्रेशर कुकर क्या करता है कि पानी का क्वथनांक क्या करता है? वो बढ़ा देता है। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से, दाब जो बढ़ता है, जैसे जो बंद रहता है हमारा ढक्कन और प्रेशर से और ज़्यादा बंद हो जाता है, तो हम जब देखते हैं बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हो जाता है तो उसका जो ढक्कन के ऊपर एक सीटी लगे होते हैं वो अपने आप खुल जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दाब होने से। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब तक वो बंद रहता है, दाब बना हुआ रहता है गैस का, तो क्या होता है कि उसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण भोजन उसमें क्या होता है? जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ने से प्रेशर कुकर में भोजन जो है जल्दी बढ़ता है, इतना याद रखना आपको, और दाब बढ़ने से ऐसा होता है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी से पकता है क्योंकि क्या होता है? दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? SO2 के कारण। ठीक है, किसके कारण? SO2 के कारण होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो SO2 के कारण होता है, SO2 के कारण। ठीक है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। ठीक है, याद रखिए कि कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन है। मीथेन जो होता है CH4 होता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन। ठीक है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है? तो मीथेन। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है? तो मीथेन होता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है? तो वो मीथेन होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और या तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। बस थैंक यू सो मच। अपना तैयारी थोड़ा सा और बढ़ाइए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप जॉब लीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।